गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल डी पर चल रही है और मॉड्यूल डी पर आज से हम शुरू कर रहे हैं। मॉड्यूल डी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट के वास्तव में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कंपनीज एक्ट से ही आज हम चर्चा करेंगे। फीचर्स ऑफ अ कंपनी यानी एक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। यहां से आपका एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बहुत आराम से बनाया जा सकता है और बनता रहा है लगातार। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर हमारी बातचीत हो चुकी है। मॉड्यूल डी के भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में दिख जाएंगी। आज जो हमारी बातचीत होगी वो फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं इन पर हमारी चर्चा होगी। बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। आसान सी क्लास है, मैं विधिवत आपको सारी बात बताता चल रहा हूँ। एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम पीपीटी पर जाएंगे जैसा कि मैं अमूमन आपके साथ करता हूँ। पहले हम पूरी चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पीपीटी की तरफ या नोट्स की तरफ जाते हैं। तो अगर हम कंपनी के फीचर्स की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम नोट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। ये फीचर आपको कंपनी में देखने को मिलता है जब हम इसकी तुलना करते हैं पार्टनरशिप से। एलएलपी में भी आपको लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रेगुलेट करते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन कंपनीज में एक फीचर होता है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कितने की लायबिलिटी होती है, जैसे इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने कोई शेयर जारी किया 10 रुपए का, क्लियर है, जिसपे 8 रुपए का पेमेंट हो चुका है। क्लियर हो गई इतनी बात। यानी आपने यदि एक शेयर परचेज किया और वो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स एज वेल एज गारंटी हो सकती है। तो हम एग्जांपल लेना कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है जिसमें 8 रुपए की कॉल की गई तो आपने 8 रुपए पे कर दिया है, उस शेयर की कीमत 10 रुपए है, आपको 2 रुपए और पे करने हैं, तो आपकी लायबिलिटी बस उतने की ही है जितना अनपेड अमाउंट है, यानी 2 रुपए की। कंपनी का डेट कुछ भी हो, कल को कंपनी किसी भी फाइनेंशियल लॉस में चली जाए, आपकी लायबिलिटी बीइंग अ शेयर होल्डर, आपकी लायबिलिटी बस उतनी ही होती है जितना अनपेड अमाउंट है। इसलिए कंपनी का एक स्पेशल फीचर यह है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब जैसे मान लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है कि आपने एक निश्चित अमाउंट देने की गारंटी की है कि साहब अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट होती है, कल को कंपनी दिवालिया हो जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो हम इतना अमाउंट देंगे, हम आपसे ये वायदा करें। तो आपकी लायबिलिटी बस उतने ही अमाउंट की होती है जितना आपने वायदा किया हुआ है। कंपनी का डेट कुछ भी हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होती है, ना ही आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो आपकी लायबिलिटी बस उतनी ही बनती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपने जितना अनपेड अमाउंट है उतने की ही लायबिलिटी होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपका बस उतने की ही लायबिलिटी होती है जितनी आपने गारंटी ले रखी है, यानी जो फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना है। तो कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड गारंटी यहां पर होगी, या लिमिटेड जो अनपेड शेयर होल्डर जो अनपेड आपका अमाउंट है बस उतने की गारंटी होती है। इसलिए यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी आपकी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। जबकि अगर हम पार्टनरशिप में देखते हैं तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी जब तक कि उस पार्टनरशिप फर्म का पूरा डेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी बनी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है कंपनीज में, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, एलएलपी में, जिसको हम एलएलपी एक्ट 2008 से जो है कंट्रोल करते हैं, इन दोनों में ही आपको लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है कि कंपनी में एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ना कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कंपनी को जो स्टैब्लिश करते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी उनसे अलग एक एंटिटी रखती है। कंपनी एक लीगल पर्सन के रूप में, सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में जानी जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब यह है कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को बेच सकती है, कंपनी के नाम पर मुकदमा किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम से किसी पर मुकदमा कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर्स के नाम से ही जानी जाती है, यानी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं होते हैं। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी अपने मेंबर्स से बिल्कुल एक अलग एंटिटी मानी जाती है। तो कंपनी जिन्होंने स्टैब्लिश किया है या कंपनी के जो आगे मेंबर्स बनेंगे, कंपनी उनसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि ये इसके नाम पर हम मुकदमा कर सकते हैं, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। और सेपरेट पर्सन होने का मतलब यह है कि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट पर्सन होती है,
इसीलिए इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में जानते हैं। देखिए क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स लाइबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। तो शेयर में जो उनका अनपेड अमाउंट है, बस आपकी लाइबिलिटी उतनी बनी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो जैसे आपका 10 रुपए का शेयर था, आपने 8 रुपए पे कर दिए हैं। कंपनी अगर कल को इंसॉल्वेंट होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो आपका सिर्फ 2 रुपया देना बचा हुआ है। यही अनपेड अमाउंट के लिए आप लाइबल है। कंपनी का डेट कुछ भी हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यदि है तो आपने जितने की गारंटी ले रखी थी, कंपनी के साथ अगर लिक्विडेशन होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो ऐसे केस में आपकी लाइबिलिटी बस उतने की ही बनेगी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। इसलिए आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी या आपका कोई पर्सनल असेट अटैच नहीं किया जा सकता है। दिस मीन्स देयर पर्सनल असेट आर प्रोटेक्टेड इवन इफ द कंपनी फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस और डेथ। तो आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल असेट है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है, कंपनी का डेट कुछ भी हो। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। वंस इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर इट्स मेंबर्स। क्लियर है? तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर से कंपनी अलग लीगल एंटिटी मानी जाती है। कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी के रूप में जानी जाती है, रिकॉग्नाइज की जाती है। दिस स्टेटस अलाउ इट टू ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड बी शूड और शू अदर्स इन इट्स ओन नेम। इसका मतलब हुआ लीगल एंटिटी होने का मतलब ये, या सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब है कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, ओन कर सकती है। आप कंपनी के नाम पर मुकदमा कर सकते हैं, कंपनी अपने नाम से किसी और पर कोई मुकदमा कर सकती है। शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर पर्सनली लाइबल नहीं होते कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइबिलिटीज के लिए, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी किसी व्यक्ति के, किसी शेयर होल्डर या किसी मेंबर की मृत्यु से, उसके जाने से या किसी नए मेंबर के आने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कंपनी एग्जिस्टेंस में बनी रहती है। तो कंपनी के अगर मेंबर्स की मृत्यु भी हो गई या कोई कंपनी के मेंबर्स ने अपने शेयर बेच दिए हैं, वो हट गया है कंपनी से, तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, यानी कंपनी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जबकि आपको ऐसा पार्टनरशिप फर्म में देखने को नहीं मिलता है। पार्टनरशिप के लिए, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। यदि किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई दोनों में से, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, वहां पर पार्टनरशिप फर्म सीज कर दी जाती है। क्लियर है? या अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, या अनसाउंड माइंड की कंडीशन में आ गया, या उसने रिजाइन कर दिया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो रिटायर हो गया है, तो अकेले एक पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती है, उसे बंद होना पड़ेगा। जबकि कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। कंपनी में कोई भी मेंबर है, यदि आज वो है कल नहीं है, तो भी कंपनी चलती रहेगी। किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, कोई मेंबर अपनी मेंबरशिप से हट जाता है, अपने शेयर्स बेच देता है, उसमें कोई नया मेंबर आता है, यानी किसी के मेंबर के बने रहने या ना रहने से, किसी मेंबर के कंपनी में रहने या ना रहने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनीज के केस में आपको परपेचुअल सक्सेशन देखने को मिलता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? देखिए यहां पर, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिमूवल ऑफ एनी इट्स मेंबर। तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कतई इफेक्टेड नहीं होता किसी मेंबर की डेथ से, उसके इंसॉल्वेंसी से, या उसके हटाए जाने से। कोई भी उसका मेंबर हो, चाहे वो हो या ना हो, उसकी डेथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कंटिन्यूज अंटिल लीगली डिसॉल्व, प्रोवाइडिंग बिजनेस स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एबिलिटीज। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, हाँ, आप तभी समाप्त किए जा सकते हैं जब आपको लीगली डिसॉल्व किया जाएगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लीगली डिसॉल्व किया जा रहा है तो ही आप समाप्त होंगे, अदरवाइज मेंबर के आने जाने से या उनके बने रहने ना रहने से कंपनी के एग्जिस्टेंस, उसकी कंटिन्यूटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखिए कंपनीज 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की कंपनी होती हैं? एक तो होती है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? एक है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, प्राइवेट कंपनी। आगे चल के टाइप्स ऑफ कंपनी पर भी हम चर्चा करेंगे। एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। क्लियर है? दूसरी क्या है भैया, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या होता है? ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये अपने शेयर सामान्य जनता को नहीं बेच सकती है, यानी ये शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती हैं, जबकि अपने शेयर्स खरीदने के लिए ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, यानी ये अपने शेयर्स पब्लिक में फ्लोट कर सकती हैं, पब्लिक इनके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, इसलिए इनको हम पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। अब जो प्राइवेट कंपनी है भैया, ये प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। क्या है भैया? ये प्रॉस्पेक्टस, जब ये पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती तो प्रॉस्पेक्टस भी ये इशू नहीं कर सकती, जबकि ये प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। ठीक हो गई जी इतनी बात? ये प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं।
प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या है, ध्यान से समझिएगा, जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या है वो 2 है और जो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या है वो 200 है। क्लियर है? जबकि यहां पर जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या है वो 7 है, जबकि जो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या है वो अनलिमिटेड है। क्या है? वो अनलिमिटेड है। इसलिए यहां पर अब ध्यान देना है आपको, इसलिए चूंकि यहां पर जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए पब्लिक कंपनीज में जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कितने भी मेंबर शामिल हो सकते हैं, तो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी वहां पर भी होती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि मेंबर्स की संख्या 200 से ज्यादा हो नहीं सकती है। क्लियर होगी इतनी बात? इसीलिए अगर आप अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन 200 मेंबर्स के मध्य में ही शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इनसे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। ट्रांसफर आप किसी को भी अपने शेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड होते हैं, तो चाहे जितने मेंबर शामिल होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए क्या कंपनीज में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है, तो आंसर है हाँ, पॉसिबल है। जब पब्लिक कंपनी में अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप किसी को भी शामिल करिए, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर यहां अनलिमिटेड है। यहां पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी होती है कंपनीज में शेयर्स की। इन मोस्ट कंपनीज, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, क्लियर है, शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स यहां पर अनलिमिटेड होते हैं। दिस मींस ओनरशिप कैन चेंज हैंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द डेली ऑपरेशंस और लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। तो आप अपनी ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। भाई मैं एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं, मैं नहीं अब उन शेयर को होल्ड करना चाहता हूं, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में आके अपने शेयर्स को बेच सकता हूं, जो उसको खरीदेगा उसको ओनरशिप मिल जाएगी और वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। जबकि ये प्राइवेट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं। प्राइवेट कंपनी में उन 200 व्यक्तियों के मध्य में या 200 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, शेयर्स आप अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। इन प्राइवेट कंपनीज देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस बट द प्रिंसिपल रिमेन्स। तो यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा, ट्रांसफर आप कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस बस इतनी है क्योंकि वहां पर मेंबर्स 200 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या होगा भैया कंपनीज के लिए? कंपनी का अगला फीचर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जो भैया कंपनीज होती है उसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनर कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, वो अलग है। जबकि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, वो बिल्कुल अलग व्यक्ति होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? जबकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। देखिए पार्टनरशिप फर्म में जो डेफिनेशंस हैं उनमें पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन ये दी गई है कि जब पार्टनर्स को हम क्यूमुलेटिव रूप में देखेंगे तो उन्हीं को हम पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं, जबकि वो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कंपनी के प्रिंसिपल भी होते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म के प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। वो उन्होंने उस पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म भी किया और वही उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो वहां पर ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होता है, जबकि कंपनीज में ऐसा नहीं है। कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, जो वह पार्शियल ओनरशिप होती है, जितना आपका जितने आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। जबकि मैनेजमेंट एक सेपरेट बॉडी देखती है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। कंपनी एक लीगल एंटिटी तो है, एक पर्सन तो है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी आपकी हमारी तरह एक बायोलॉजिकल बॉडी होल्ड नहीं करती है, इसलिए उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो डिसीजन खुद नहीं ले सकती। भले ही वो लीगल पर्सन है, लेकिन वो खुद डिसीजंस नहीं ले सकती। इसलिए उसके डिसीजंस को लेने के लिए, उसके बिहाफ पर मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजमेंट देखते हैं, जबकि ओनरशिप बिल्कुल अलग होती है। शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी बट यूजुअली डू नॉट मैनेज इट्स डेली ऑफ अफेयर्स। तो क्या है, वो होल्ड करते हैं लेकिन डेली अफेयर्स को वो नहीं होल्ड करते, वो अपनी तरफ से डायरेक्टर भी नियुक्त कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स मैनेजर अलाउइंग एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी इन कंपनीज मैटर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उनको होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जानी जाती है। कंपनी हमारी आपकी तरह, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बॉडी पजेस नहीं करती है, कोई बायोलॉजिकल बॉडी पजेस नहीं करती है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रूप में जानी जाती है। क्योंकि ये लीगल पर्सन है, इसलिए इस पर हम मुकदमा कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये अपने नाम से किसी पर मुकदमा कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी को बेच सकती है अपने नाम से, प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीद सकती है। लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि एक जो है हमारी आपकी इतना एक बायोलॉजिकल बॉडी को पजेस करती है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए अपने डिसीजंस को लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है, जो कंपनी के बिहाफ पर ही काम करते हैं। द लॉ ट्रीट अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इनकर डेट एंड बियर लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज।
क्योंकि एक लीगल पर्सन है इसलिए इसके अपने राइट्स हैं, अपनी ड्यूटीज हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। ये हमारी आपकी तरह ही मानी जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में इसको देखा जाता है। और इसके सारे जो कामकाज हैं, जो डिसीजंस हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, वही इसके बिहाफ पर डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। अब कॉमन सील का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, कहीं पर भी कंपनी का कोई पेपर जाता है तो वहां पर कंपनी खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि एक नेचुरल पर्सन है। कोई नेचुरल बॉडी तो है नहीं उसके पास, तो वो खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती। इसलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिसको कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट पर कंपनी का वो सील लगा हुआ है, यानी वो तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने उस पर सिग्नेचर किया है, यानी उसकी पूरी लीगल वैलिडिटी होती है। अब ये ऑप्शनल है, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि किसी कामकाज के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर होता है वो सिग्नेचर करता है, तो भी माना जाता है कि कंपनी ने ही सिग्नेचर किया हुआ है, क्योंकि कंपनी अपने सारे कामकाज किससे करवाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर ये सारे कामकाज कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? यहां तक की चर्चा क्लियर है? तो कंपनी के पास एक कॉमन सील है जो कंपनी के सिग्नेचर के रूप में देखी जाती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है। कंपनी आर्टिफिशियल बॉडी करो, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं, इसलिए कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो कॉमन सील का उपयोग किया जाता है। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर सिग्नेचर करते हैं। अर्लियर कंपनीज यूज्ड अ कॉमन सील एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर फॉर डॉक्यूमेंट्स। टुडे द यूज ऑफ कॉमन सील इज मोस्टली ऑप्शनल एंड ऑथराइज्ड डायरेक्टर सिग्नेचर ऑफन सफिस, है ना। तो जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, वैसे कंपनी की कॉमन सील का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब देखिए, कंपनी चूंकि एक लीगल पर्सन मानी जा रही है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, कंपनी चूंकि एक लीगल पर्सन मानी जा रही है, कंपनी एक लीगल एंटिटी के रूप में देखी जा रही है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। अब लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जो करते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन के रूप में देखी जाती है। बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन, अ कंपनी कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी खुद एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है, कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। प्रैक्टिकली उसको करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं, लेकिन कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर भी बन सकती है, कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल पर्सन के रूप में देखी जाती है। क्लियर है? तो ये कंपनी के फीचर्स हैं। कंपनी के फीचर्स में आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होगी, आपकी लायबिलिटी उतनी है जो अमाउंट अनपेड है, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपने जो गारंटी ले रखी है उतना ही आप पे करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, अपने शेयर होल्डर से, अपने ओनर से बिल्कुल अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के मेंबर्स के होने ना होने से, उनके आने जाने से, उनकी मृत्यु से कंपनी के एग्जिस्टेंस, उसकी कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसबिलिटी होती है शेयर्स में, प्राइवेट कंपनी में थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्योंकि वहां पर मेंबर अनलिमिटेड होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट, उसकी ओनरशिप अलग अलग होती है। कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती ना कि एक नेचुरल पर्सन। कंपनी का कॉमन सील का मतलब यहाँ पर कंपनी खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी अपने सिग्नेचर की जगह पर कॉमन सील का इस्तेमाल करता है। ऑथराइज्ड डायरेक्टर भी इसको साइन करते हैं। कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि वो एक लीगल पर्सन के रूप में देखी जाती है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, आगे अभी कंपनीज एक्ट पर हमारी और भी बातचीत होगी। अभी के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, कल मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी। हमारे महापैक से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैं लगातार आपसे ये जो है जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप महापैक से जुड़ सकते हैं। महापैक आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में मिल रहा है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्टिव पेपर इसमें जुड़े होते हैं। क्लियर है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। फाउंडेशन सीआईबी फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0 बैच, और बहुत जल्दी इसके लिए हम एमसीक्यू बैच भी लाने वाले हैं। अगर आप सीआईबी महापैक लेंगे तो एमसीक्यू बैच आपको उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका कोई कंपलसरी पेपर में से एक ही पेपर रुका है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर में हम आपको 4 इलेक्टिव पेपर अवेलेबल है हमारे पास आपके लिए। एक एचआरएम है, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। महापैक में आपको ये सारे सब्जेक्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से लेना होगा। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, यानी कल जो मुलाकात होगी, उसमें हम आगे और चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।